हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट जीनियसेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 10th क्लास का सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर का नेम है एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ ये डिफाइन करेंगे कि जो ये हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, इसका मीनिंग क्या है। तो पुराने टाइम से जब से हमारे पास यहाँ पे हर तरह की थिंग्स खाने पीने की हैं, ओके, तो इंसान क्या करता है, वो उसको अलग अलग थिंग्स में कैटेगराइज करता है कि यानी कि ये वाला फूड वेज है, वो नॉन वेज है, समथिंग इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। तो सेम इसी तरह से टेस्ट के बेस पर भी हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने फूड को क्या किया था, कैटेगराइज किया था। हमने यहाँ पे सबसे पहले ऐसा फूड देखा जो हमें क्या मिला, जो हमें सोर टेस्ट में मिला, और सोर को एसिडस कहा जाता है। तो इस तरह से जो सोर फूड था, हमने यहाँ पे ये कह दिया कि उसमें कुछ एसिड्स होते हैं जिस वजह से वो क्या आ रहा है, सोर आ रहा है। सेम गोज फॉर बेसिस। जब हमें फूड थोड़ा बिटर मिला तो हमने उसके नेम उसी के अकॉर्डिंग क्या रख दिया, बेस रख दिया। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, जब हम एसिड और बेस को मिक्स कर देते थे तब क्या हो जाता था, तब हमें वो थोड़ा सोल्टी मिल जाता था, यानी एसिड और बेस के साथ सोल्टी स्टडी भी आ जाएगा। पर अगर हम इसके अलावा और टेस्ट की बात करें तो एक हमारे पास एक स्वीट टेस्ट भी आता है। जब हमने उसके टेस्ट करे ना, तो वो हमें इसकी कैटेगरी में नहीं मिला, वो हमारा बाद का टॉपिक है जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, तो फिलहाल हमने टेस्ट के बेस पर जो स्टार्टिंग में फूड रखे गए थे ना, वहाँ हमारे पास एक एसिड थे, एक बेस थे और एक सोल्ट थे। हमने यहाँ पे उसकी स्टडी करनी है कि एक्चुअल में ये एसिड होते क्या हैं, बेस क्या होंगे और सोल्ट क्या होंगे। तो अगर हमने यहाँ पर अगर स्टडी की ही बात करें तो पहले हम हर चीज़ को तो टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम एसिड की बात करें, अगर मान के चलो कि कोई पॉइजन हो, तो अगर हम टेस्ट करना चाहें, अगर हम हर थिंग को टेस्ट करें और टेस्ट से पता करें कि वो एसिड है या बेस है या सोल्ट है, वो हम नहीं कर सकते। हो सकता है उसमें से कोई एक ऐसी चीज़ हो जो क्या निकले, पॉइजन निकले। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ तो टेस्ट करने गए थे और यहाँ कुछ और ही हो गया। तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे और मेथड्स को देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से एसिड बेस और सोल्ट के बारे में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उन्हीं मेथड्स को लेके चलेंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम एसिड बेस और सोल्ट के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सोल्ट है। और उसके बाद हम यहाँ अच्छे से स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में एसिड का यहाँ क्या क्या मीनिंग है और हमने उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर का मतलब है जो किसी चीज को इंडिकेट करे। और वो किसको इंडिकेट करेगा, वो इस चीज को इंडिकेट करेगा कि एसिड कौन है, बेस कौन है और सोल्ट कौन है। इस चीज को जो इंडिकेट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, इंडिकेटर्स कहेंगे। ये क्या होते हैं, ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। और ये एक ही कंपाउंड होगा। अगर मैं उस कंपाउंड को एसिड में डाल दूंगा तो वो कुछ और करेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, और सेम कंपाउंड को अगर मैं बेस में डाल दूंगा तो वो कुछ और करेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, और उन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता होगा। तो इस तरह से हम ये पहचान जाएंगे कि इनमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। ओके, तो हमें यहाँ ये पता चल गया कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये बता देते हैं कि कोई भी थिंग है वो एसिड है या बेस है। और एसिड और बेस को बताने वालों को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। अब ये इंडिकेटर भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास केमिकल इंडिकेटर। हम यहाँ समझते हैं अच्छे से कि ये हमारे पास इंडिकेटर जो होते हैं वो कितने टाइप के होंगे। वो हमें बहुत टाइप के मिलते हैं। फिलहाल हमने जो पढ़ने हैं वो हमें मिलेंगे दो तरह के। फर्स्ट होते हैं केमिकल इंडिकेटर। इन्हें हम क्रोमा इंडिकेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो इंडिकेटर होते हैं ना, ये कलर चेंज से हमें बताएंगे। अब यहाँ पे हमें पता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सही से नहीं दिख पाता, तो वो कलर चेंज को ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक अलग से इंडिकेटर होते हैं जिसमें हम क्या स्टडी कर सकते हैं, हम स्मेल से स्टडी कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है। और उन इंडिकेटर्स को कहा जाता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो हमारे पास एक तो केमिकल या क्रोमा इंडिकेटर्स होते हैं, एक हमारे पास आ जाते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। हम इन्हें विजुअल इंडिकेटर्स, क्रोमा इंडिकेटर्स या ओनली केमिकल इंडिकेटर्स भी कहते हैं। और सेकंड होते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसमें क्या होता है, इसमें हमें कलर चेंज से पता चलता है कि एसिड है या बेस है। इसमें क्या होगा, इसमें हमें जो स्मेल होगी वो चेंज होगी, उससे पता चलेगा कि एसिड है या बेस है। अब ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हमें नेचर से मिले हैं, और सेकंड कौन से होते हैं, जो हमने खुद मैन मेड हैं, जो हमने आर्टिफिशियली बनाए हैं। तो हमारे पास ये कितने टाइप के होंगे, टू टाइप के। फर्स्ट तो होंगे नेचुरल, और सेकंड हमें ये कौन से मिल जाएंगे, ये हमें मिल जाएंगे आर्टिफिशियल।
या मेन मेड। ओके, अब हमने नेचुरल में कौन कौन से पढ़नी है। एक तो हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ना है। अब लिटमस पेपर कैसे हो गया नेचुरल, वो जो लिटमस पेपर बनता है वो लाइकन से बनता है, वो हमें नेचुरली मिलता है। ओके, तो लिटमस हो गया। सेकंड हमारे पास आ जाएगा टर्मरिक। हम टर्मरिक से पता कर सकते हैं एसिड है या बेस है। और जो हमारे पास थर्ड आ जाएगा वो आ जाएगी रेड कैबेज। हम रेड कैबेज से पता कर सकते हैं कि एसिड होगा या बेस होगा। और भी होते हैं, हमने यहाँ ओनली 3 स्टडी करनी है। आर्टिफिशियल की बात करें, यहाँ हमने 2 स्टडी करनी है। एक तो आएगा फिनोल्थेलिन, और सेकंड जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा मिथाइल ऑरेंज, और कई जगह पे इसको मैथिल ऑरेंज भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे मिथाइल वर्ड यूज करेंगे क्योंकि मिथाइल वर्ड आगे केमिस्ट्री के 4th चैप्टर में हमें काम आएगा। ओके, तो यहाँ हमने ये देख लिया कि हमने यहाँ कौन कौन सी इंडिकेटर पढ़नी है। ओल फैक्ट्री के अंदर हम कौन से पढ़ेंगे, इसमें हम स्मेल चेंज जब होगी तब पता करेंगे। इसमें हमारे पास एक आएगा ऑनियन जूस, हमने यहाँ ऑनियन जूस के बारे में पढ़ना है। सेकेंड हमारे पास आ जाएगा वेनिला एसेंस, और थर्ड हमें जो मिलेगा वो मिलेगा क्लोव ऑयल। हम क्लोव ऑयल से भी पता कर सकते हैं कि एसिड होगा या बेस होगा। तो ये हमारे पास इंडिकेटर्स हैं जिनकी हमने स्टडी करनी है। ओके, तो हमने यहाँ ये देख लिया इंडिकेटर क्या होते हैं, और हमारे पास टाइप ऑफ इंडिकेटर्स कौन सी होते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसमें क्या होता है ऑर्डर चेंज होता है और उससे पता चलता है कि एसिडिक है या बेसिक है। सेकंड जो नेचुरल इंडिकेटर्स आ गए, जैसे टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, ये सब हो गए। सिंथेटिक में क्या आ जाएगा, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्थेलिन आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें इंडिकेटर्स की, वो हमने पढ़ लिया, ये नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया। ओके, और नेचुरल कौन सी होते हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, जो प्लांट बेस्ड होते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक पाउडर हो गया, या चाइना रोज हो गया जिसे हम हिबिस्कस कहते हैं। ओके, उसके जो पेटल्स से एक्सट्रैक्ट लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास और रेड कैबेज हो जाएगा। ये सब हमारे पास क्या आ जाएंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स। और सिंथेटिक में हमारे पास फिनोल्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ये सब आ जाएंगे हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसके अलावा हमारे पास और इंडिकेटर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। और हम यहाँ देख सकते हैं ओल्फैक्टरी में क्या होता है कि यहाँ पर जो स्मेल होती है ना वो चेंज हो जाती है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे ऑर्डर को चेक करके बता सकते हैं कि एसिड होगा या बेस होगा। तो यहाँ हमारे पास टोटल जो हमारे 6-7 इंडिकेटर्स हमने पढ़ने हैं, इनके बारे में बता रखा है कि ये ओरिजिनली किस कलर के दिखेंगे। ओके, या किस कैसी स्मेल होगी इनकी, या फिर एसिड जो होगा ना, ओके, वो उसके अंदर इनका कलर क्या आएगा, या इनकी कौन सा ऑर्डर आएगा, बेस में क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं रेड लिटमस की। जो रेड लिटमस होता है ना, ओके, वो रेड कलर का हमें दिखता है, एसिड में उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। अगर हम उस पर बेस डाल देंगे ना तो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर आता है ब्लू लिटमस। जो ब्लू लिटमस है वो हमें ब्लू कलर का दिखेगा। अगर हम यहाँ पर एसिड डाल देंगे इसके ऊपर तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर बेस डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो नेक्स्ट आती है हमारे पास टर्मरिक। अगर हम टर्मरिक की बात करें तो वो हमें येलो कलर की दिखती है। अगर हम एसिड डाल देंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। बेस डाल देंगे तो रेडिश ब्राउन कलर या रेडिश कलर आ जाएगा, डार्क रेड कलर आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, टर्मरिक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रेड कैबेज का जूस आता है। अगर हम यहाँ देखें, ये हमें पर्पल कलर की दिखती है। अगर हम यहाँ पे एसिड डाल देंगे तब ये पर्पल से थोड़ी रेडिश कलर की हो जाएगी, तो ये मिल जाएगा। और जब हम इसमें बेस डाल देंगे तब इसका कलर ग्रीनिश हो जाएगा, थोड़ा ग्रीनिश येलो फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हमें कम मिलेगा जब इसमें बेस डाल देंगे। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास नेचुरल थे जो हमने स्टडी करनी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे फिनोल्थेलिन। फिनोल्थेलिन क्या है, ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, हमने बनाया है। ये एसिड, ये ओरिजिनल इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। एसिड में भी इसका कोई कलर नहीं है, पर जैसे हम इसमें बेस डाल देंगे ना, ये पिंकिश कलर का हो जाएगा। तो ये होता है फिनोल्थेलिन। एक ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है। ओके, ये हमें वैसे ओरिजिनली तो ऑरेंज कलर का दिखता है, जैसे हम इसमें एसिड डालेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और जैसे बेस डालेंगे ये येलो कलर का हो जाएगा। ओके, तो ये बिल्कुल हमें एक तरह से अपोजिट दिखता है टर्मरिक का। टर्मरिक में क्या था कि जब एसिड था तब तो येलो कलर का था, देखो कलर चेंज नहीं हुआ। जब बेस था तब रेडिश कलर का था, लगभग रेड, डार्क रेड कलर का था। मिथाइल ऑरेंज इसका अपोजिट है, ये जब एसिड डाला है तो रेड कलर का है, बेस डाला है तो येलो कलर का है। ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अपोजिट कलर्स कौन शो करता है, तो हम बता सकते हैं। तो ये दो हमारे पास क्या आ जाएंगे, आर्टिफिशियल आ जाएंगे।
ओके। और इसके बाद हमारे पास एक अनियन जूस आ जाता है, इसके लिए कोई कलर एप्लीकेबल नहीं है, हमने लिखा है नो एप्लीकेबल। ओके। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ एसिड की बात करें तो इसके जो ऑर्डर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जो भी इसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो हमें पता चलेगी, और जैसे ही हम बेस डाल देंगे ना, जो भी स्मेल होगी ना वो वैनिश हो जाएगी। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि अगर हमने अनियन जूस ले लिया, उसमें एसिड डाल दिया, तो स्मेल उसकी सेम है, बेस डालते ही वो स्मेल आनी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमने अनियन के बारे में पढ़ लिया। ऐसी अगर हम वेनिला की बात करें, वेनिला एसेंस की, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा उसकी स्मेल में, एसिड में जैसी स्मेल है वैसी की वैसी रहेगी, बेस डालते ही वो जो स्मेल होगी वो वैनिश हो जाएगी। और सेम ऐसा क्लोव ऑयल में भी हो जाएगा। क्लोव ऑयल में भी क्या होगा कि कोई भी एसिड के टाइम पे कोई भी स्मेल में चेंज नहीं आएगा, जो स्मेल है वो करेक्टरिस्टिक स्मेल रहेगी, और जैसे ही हम उसमें बेस डाल देंगे ना, उसकी जो स्मेल है वो वैनिश हो जाएगी। तो ये हमें क्या मिलते हैं, ये हमें ओल्फैक्टरी मिलते हैं। तो यहाँ हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया कि जो ये इंडिकेटर्स हैं वो क्या होंगे। अब हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक शुरू हो जाता है कि एसिड क्या होगा। अभी हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे, सोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे पीएच, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और लगभग 4-5 हमारे कुछ स्पेशल कंपाउंड्स आएंगे, उनकी सिंथेसिस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, और ये सब हमारे इस पूरे चैप्टर में चलेगा। अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड वर्ड सोर से लिया गया है, जिसे हम एसिडस बोलते थे। ओके, एसिड का मीनिंग क्या हो गया, सोर हो गया। तो जितने भी एसिड होते हैं ना, उनमें ये प्रॉपर्टी होती है। जो एसिड्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। ओके, इसके अलावा वो सोर इन टेस्ट होते हैं, और उनका अगर हम केमिकली बात करें तो वो क्या करते हैं, H+ को प्रोड्यूस करते हैं वाटर में ऐड करने पर। अपने आप H+ को वो कभी भी नहीं करेंगे। अगर कोई ड्राई फॉर्म में रखा है वो H+ नहीं देगा, अगर आप उसमें वाटर ऐड करोगे तब वो H+ देगा। ये हमारी फर्स्ट थ्योरी कहती है। हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर ओनली एक थ्योरी की बात करनी है, और उस थ्योरी का नाम है अर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। अर्हीनियस नाम का एक पर्सन था, उसने अपनी थ्योरी में क्या कहा था, हमने यहाँ पे मेनली इसके बारे में पढ़ना है। और भी थ्योरीज हैं वो सब हायर क्लासेस की बात है, हमने इतना डिटेल में नहीं जाना। ओके, तो ये क्या करते हैं, H+ को कंडक्ट करते हैं और H+ को प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अलावा ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इनका जो pH होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है, <7 होगा। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस होगा ना, उसको रेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमने पढ़ लिया कि एसिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। अब हम एसिड के कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं विनेगर की, तो विनेगर में हमें क्या मिलेगा, इसमें एसिटिक एसिड मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लेमन जूस की बात करूँ, उसमें सिट्रिक एसिड मिलेगा। जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें कार्बोनिक एसिड मिलेगा। जो बैटरी वाला एसिड होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। जो हमारा स्टमक होता है, इसमें हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। इसके बारे में हम अच्छे से, जो बायो का फर्स्ट चैप्टर आएगा लाइफ प्रोसेस, उसमें पढ़ेंगे। जो एप्पल जूस होता है उसमें मैलिक एसिड मिलता है। जो ब्लैक टी होती है उसमें टैनिक एसिड मिलता है। इसके अलावा अगर हम और एसिड्स के बारे में बात करें, तो जो हमारे पास टेमरिंड होती है, इमली होती है, उसमें टार्ट्रिक एसिड मिलता है। और इसके अलावा जो टोमेटो होता है उसमें हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। और जो आंट होती है, रेड आंट होती है, उसकी स्टिंग में हमें मिथेनोइक एसिड मिलता है। तो ये सब के सब हमने यहाँ देख लिया कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं एसिड्स के जो हमें मिलते हैं। और ऐसे ही हम यहाँ बात करने वाले हैं कि बेस क्या होते हैं। बेस होते हैं जिनका pH हमें क्या मिलेगा, <7 मिलेगा। ये क्या करेंगे, ये वाटर के अंदर OH को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, ये क्या करते हैं, जब इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो ये सोल्ट बना देते हैं। ओके, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे एसिड को, ये अभी हम देखेंगे आगे। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो कोरोसिव इन नेचर होगा, अगर वीक बेस है तो कोरोसिव हमें ना भी मिले। ओके, और इसके अलावा जो बेस होते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। और जो इनको अगर हम टच करते हैं ना, जैसे सोप जैसा फील आता है, जैसे सोप को टच करने पे वो सोपी फील नहीं आता, वैसा यहाँ फील आएगा। ओके, और ये जो बेस होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। कुछ तो ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, कुछ बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। तो जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें एल्कली कहा जाता है। ओके, और जिन बेस जो हमारे पास, ये लगा लो कि जितने भी एल्कली हैं वो सब के सब बेस तो हैं, पर सारे के सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुछ एक ऐसे बेस भी हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, फिनोल्फथलीन को पिंक में कन्वर्ट कर देते हैं, मिथाइल ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि बेस की क्या स्टडी है। और ऐसे ही हमारे पास कुछ बेस के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे कि हमारे पास अमोनिया आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया हमारे पास,
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तो ये सब हमारे पास क्या आ जाएंगे, बेस आ जाएंगे। अमोनिया कहाँ यूज होता है, फर्टिलाइजर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है, सोप बनाने में, पेपर बनाने में, इन सब में यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट कहाँ यूज होगा, पेपर बनाने में, ग्लास बनाने में, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट बनाने में। सोडियम बाई कार्बोनेट कहाँ यूज होगा, बेकिंग सोडा बनाने में यूज हो जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में यूज हो जाएगा, टूथपेस्ट बनाने में यूज हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास सारे के सारे यहाँ पे बेसिस हैं जिनका अपना अपना यहाँ यूज है। तो हमने यहाँ ये देख लिया कि इनके क्या क्या यहाँ पर यूज है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो एसिड्स है ना, इनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। ओके, तो एसिड जो हमें मिलते हैं ना, वो हमें सोर इन टेस्ट मिले, बेस हमें क्या मिले, बिटर इन टेस्ट मिले। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। इनमें जो जो वाटर में डिजोल्व होगा वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं या रेड को ब्लू करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया कि एसिड्स और बेसिस क्या क्या इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंबाइंड फॉर्म में देखें तो क्या होते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कुछ एक एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में। तो यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि एसिड एक्चुअल में है क्या। तो अगर हम एसिड की अर्हीनियस थ्योरी जो अभी हमने बात की थी, अगर हम उसे देखें तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो हमारे पास एसिड होगा ना, वो क्या करेगा, वो जो हमारे पास जैसे ही आप उसको वाटर में डाल दोगे ना, वो H प्लस आयोन्स दे देगा। यानी कि मेरे पास जैसे मान लो एक एसिड है HCl, अभी तक ये HCl होती है वो गैसियस फॉर्म में होती है। तो जब तक HCl गैसियस फॉर्म में रहेगा ना, तब तक ये एसिड नहीं है। ओके, और इसका नाम भी क्या होता है, इसका नाम यहाँ पर होता है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। ओके, अब जैसे ही मैं HCl के अंदर वाटर ऐड कर दूंगा तो उस टाइम पे ये एक्वस हो जाएगा। और इसके साथ जैसे ही वाटर ऐड हुआ, तो मैं यहाँ अलग से वाटर लिख के शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर ये H प्लस आयोन्स दे देगा, वो भी वाटर में डिजोल्व होंगे। और साथ में हमें एक क्या मिल जाएगा, हमें क्लोराइड एनायोन मिल जाएगा। तो इस टाइम पर इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड से चेंज होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। जितने भी एसिड होते हैं उनके नाम के पीछे हमेशा एसिड लगता है। ओके, अब यहाँ पे पहले जब ये HCl की फॉर्म में था तब इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड था, पर जैसे ही हमने इसको एक्वस बना दिया, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन चुका है। ओके, ये वाटर के अंदर क्या करेगा, H प्लस देगा। अब यहाँ पे भी हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। यहाँ मैंने एक्वस लिख दिया है ना, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये वाटर के अंदर डिजोल्व है, पर यहाँ पे ओनली H प्लस लिखा नहीं आ सकता। यहाँ पे टोटल एक H प्लस के अराउंड 4 वाटर मोलिक्यूल्स आ सकते हैं। तो कंसेप्ट तो ये कहता है कि 4 के 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को शो किया जाना चाहिए, पर वो थोड़ा सा लेंथी वर्क हो जाता है। इसलिए जो इसका जो पूरा ये लगा लो जहाँ से सारे के सारे कंसेप्ट्स बनकर आ रहे हैं, यानी साइंटिस्ट वगैरह हैं, उन्होंने यही सोच रखा है कि हम चाहें तो उन वाटर को साथ में ऐड करके दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते। अगर मैं H प्लस के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूं, ओके, यानी इसमें मैंने 1H2O ऐड कर दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा। तो H3O प्लस जहां भी लिखा हो उसका मतलब H प्लस आयोन्स ही है, पर वो वाटर में डिजोल्व है। पर मैंने आपको अभी कहा कि यहाँ पे एक की जगह 4 वाटर मोलिक्यूल आ सकते हैं, तो यहाँ पे H3O प्लस भी H प्लस के इक्विवेलेंट है, और H5O2 प्लस भी लिख सकता हूँ, यानी मैंने 2 वाटर मोलिक्यूल ऐड कर दिए। या फिर मैं H7O3 प्लस भी लिख सकता हूँ, या मैं H9O4 प्लस भी लिख सकता हूँ। तो ये सारे के सारे ही मुझे क्या मिल रहे हैं, ये सारे के सारे ही H प्लस के इक्वल है। इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बस हमें ये समझना पड़ेगा कि इनमें से कुछ भी लिखा आ सकता है। जरूरी नहीं है कि H प्लस ही लिखा मिलेगा आपको पेपर में, वो H3O प्लस भी लिखा दे सकता है। तो दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। तो जो एसिड होते हैं वो हमने पढ़ लिए कि वो एक्चुअल में क्या होते हैं। सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो एसिड्स होते हैं हम इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करूँ, तो स्ट्रेंथ के बेस पे जो एसिड होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। या तो मुझे स्ट्रॉन्ग मिलेंगे या मुझे वीक मिलेंगे। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, मान लो मैंने 100 मोलिक्यूल्स ले लिए एसिड के, जो अब तक एसिड बना नहीं है, जस्ट मैंने रिएक्टेंट ले लिया, उसके 100 मोलिक्यूल्स ले लिए, उसको मैंने वाटर में मिक्स किया, और उसने मुझे यहाँ पे मैंने 100 एसिड लिए थे, एसिड मोलिक्यूल्स। जब मैंने उसको वाटर में मिक्स किया ना, तो उसने मुझे 100 के 100 H प्लस दे दिए।
तो उस टाइम पर तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो थोड़े से वाटर में ही सारे के सारे H+ दे रहा है, यानी कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, अगर कई बार ऐसा होता है कि मैंने 100 एसिड के मोलिक्यूल्स ले लिए, उस केस में क्या होता है, ये ओनली 10 या 20 H+ ही दे पाएगा, बाकी 90 एसिड के मोलिक्यूल्स ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे, वो H+ देंगे ही नहीं। तब हम उसको क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जितना एसिड पड़ा है, थोड़े से वाटर में सारे H+ दे देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और थोड़े से वाटर में सारे H+ नहीं दे पाएगा तो हमें ज़्यादा वाटर डालना पड़ेगा या एसिड कम करने पड़ेंगे, तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, वो वीक एसिड हो जाएगा। तो हम स्ट्रेंथ के बेस पे एसिड को क्या कर सकते हैं, इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एसिड जो है उसको एक और बेस पे क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो हमें उसका सोर्स क्या मिल रहा है। तो अगर हम सोर्स के बेस पे बात करें तो जो एसिड होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड और एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, जो हमें सोइल हो गया या फिर कोई भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि सोइल होगी, हमारा ये वाटर हो गया, इन सब से जो हमें मिलेंगे वो सब के सब इनऑर्गेनिक एसिड होंगे। और जो लिविंग बॉडी से हमें मिलेंगे, यानी कोई लिविंग चीज है, उसमें एक HCl को काउंट नहीं करना। हम यहाँ पे इसकी दो डेफिनेशन लेके चलेंगे। ये जो ऑर्गेनिक एसिड होती है ना, इनके पास कार्बन भी होना चाहिए। ओके, तो ये जो हमें एसिड मिलते हैं, जो लिविंग बॉडी से मिलते हैं, इसमें हम HCl को काउंट नहीं करेंगे। ओके, और इसके अंदर हम H2CO3 कार्बोनिक एसिड को काउंट नहीं करेंगे। बाकी जो भी हमें लगभग एसिड्स मिलेंगे ना, वो सारे के सारे क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड मिलेंगे। कुछ और एसिड्स भी हैं जैसे साइनाइड वाले हो गए, उसको भी हम इसमें काउंट नहीं करते। ओके, तो ये जो एसिड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये सब के सब हमें वीक मिलते हैं। जैसे कि हमें टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड मिल गया, टेमरिंड में हमें टार्ट्रिक एसिड मिल गया, मिल्क में हमें लैक्टिक एसिड मिल गया, ये सब के सब ऑर्गेनिक एसिड है। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये सब के सब इनऑर्गेनिक एसिड है। ओके, तो हमने सोर्स के बेस पे भी क्या कर दिया, इसको कैटेगराइज कर दिया। इसके अलावा हम इनको और कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि इनका अमाउंट कितना रखा है। अगर थोड़े से वाटर में बहुत सारा एसिड रखा है तो कंसंट्रेटेड एसिड, और अगर बहुत सारे वाटर में थोड़ा सा एसिड रखा है तो डाइल्यूट एसिड। तो हम उसके बेस पे भी क्या कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे बात कर ली थी, एसिड क्या थे, बेस क्या थे, स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में हमने बात कर ली। और ये सेम स्टडी हमारे पास किसके लिए रहती है, बेस के लिए भी रहती है। तो यहाँ हमने एसिड की बात की है कि जो H+ देगा, ओके, वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, बेस लेके चलेंगे। बेस के नाम में बेस लगाना जरूरी नहीं है, सिर्फ एसिड के नाम में एसिड लगाना जरूरी है। जैसे मैंने NaOH ले लिया, ओके, अब मैं इसको वाटर में ऐड करूंगा ना, तो ये क्या कर देगा, ये यहाँ पे OH- दे देगा मुझे, इसको हाइड्रोक्साइल आयोन्स कहते हैं। ओके, इसके साथ भी हम एक्वस लिखेंगे, साथ में ये क्या दे देगा, Na+ दे देगा। ये भी वाटर में मिक्सड होगा तो हमने एक्वस लिख दिया। ओके, तो इस तरह से यहाँ जो भी OH प्रोड्यूस कर देगा ना, OH- हाइड्रोक्साइड आयोन्स, ओके, उससे क्या कहा जाता है, उसे बेस कहा जाता है। ओके, इसके केस में ना हमें वो सब फॉर्मूले लिखने जरूरी नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे H3O2- हो गया, या H5O3- हो गया, H7O4- या H9O5- लिखना जरूरी नहीं है। हमारा सारा काम इसी से चल जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इजी रहता है, ये ज़्यादा लेंथी कंसेप्ट हो जाएगा। पर मैंने आपको बता दिया कि बेस को इन वे में भी लिखा जा सकता है। तो सेम इसी तरह से वीक बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, ये सारी की सारी थ्योरी इन्हीं पे ऐसे लग जाएगी। ओके, तो अब हमने यहाँ पे बात करनी है कि जो हमारे पास एसिड्स हैं या बेस हैं, उनकी रिएक्शंस क्या क्या होगी। अभी तक हम यहाँ पढ़ चुके हैं इंडिकेटर्स क्या होंगे। ओके, इंडिकेटर्स में हमने पढ़ लिया कि हमारे पास इंडिकेटर के टाइप कौन कौन से होंगे, और हमने बेसिकली सारा पढ़ लिया कि एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा, इनकी जो कॉमन थ्योरीज हैं वो क्या क्या होंगी। और साथ में हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया कि जो एसिड और बेस है, इनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो अब हम आज के लेक्चर के लिए इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ बात करेंगे कि एसिड कौन कौन सी रिएक्शन करता है, बेस कौन कौन सी रिएक्शन करता है, इनसे सोल्ट कैसे बनेगा, पीएच का कंसेप्ट क्या आएगा, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।